नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दुनिया भर में लोकतंत्र जहां जहां भी जिन जिन भी देशों में है उनमें गिरावट महसूस की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि वो लोकतांत्रिक पैमानों पर, लोकतांत्रिक कसौटियों पर नीचे गिरते जा रहे हैं। और ये भारत के संदर्भ में बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी का पतन हो रहा है। डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनकी तरफ से नकारात्मक सूचनाएं आ रही हैं। अब देखिए कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी आप ये कहें कि लोकतंत्र हमारे देश में ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो रहा है, तो तुरंत पलटकर अंधभक्त आप पर हमला कर देते हैं। कहाँ ख़त्म हो गया है? देखिए, चुनाव हो रहे हैं कि नहीं, राज्यों में सत्ता परिवर्तन हो रहा है नहीं, और केंद्र में भी मोदी की सरकार 303 से घटकर 240 पर पहुंची कि नहीं पहुंची। इस तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप लोकतंत्र का एक और बड़ा पैमाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, जब आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो तुरंत पलटकर आप पर हमला किया जाता है कि अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होती तो आप क्या इस तरह से सरकार की, प्रधानमंत्री की आलोचना कर पाते। तो ये बड़े सीमित किस्म के सोच की तरफ से आने वाले जवाब हैं जो कि लोकतंत्र को समग्रता में देख नहीं पाते हैं और अपने हिसाब से उसका आकलन करके आप पर हमला बोल देते हैं, या जो भी लोकतंत्र में आ रही कमियों की तरफ इशारा करता है उस पर हमला बोल देते हैं। लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है, कोई स्वीकार करे या न करे, लेकिन प्रधानमंत्री भले ही भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हों, लोकतंत्र की जननी कहते हों, लेकिन आज भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और ये हम नहीं, पूरी दुनिया कह रही है। और दुनिया में जो डेमोक्रेसी को पर नज़र रखने वाली संस्थाएं हैं, उन पर उनका आकलन करने वाली संस्थाएं हैं, और सालाना तौर पर जो बाकायदा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करती हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह के निष्कर्ष सामने आ चुके हैं। दुनिया की एक बड़ी संस्था है, स्वीडन की है, वीडेम यानी वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी ये इंस्टीट्यूशन है जो कि हर साल अपनी एक रिपोर्ट देता है दुनिया भर में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, विभिन्न देशों में लोकतंत्र कितना फल फूल रहा है या फिर कितना वो नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, ये वो बताती है। तो मैं आपको 2024 की रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूँ। 2025 की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन 2024 की रिपोर्ट में भी इस संस्थान ने बताया था कि भारत में किस तरह से डेमोक्रेसी का पतन हुआ है और वो गिरते गिरते 104वें स्थान पर पहुंच गया है। ये गिरावट लगातार पिछले एक दशक से ज़्यादा हो रही है। पहले भी कोई बहुत स्वस्थ नहीं था। 2014 के पहले भारतीय लोकतंत्र बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं था, ये स्वीकार करना होगा उनको भी जो सत्ता में नहीं है और मौजूदा सत्ताधारियों का विरोध करते हैं, ये कहते हुए कि लोकतंत्र को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर डाला। तो पहले भी लोकतंत्र बहुत स्वस्थ नहीं था, लेकिन पिछले 10 सालों में एक भयानक गिरावट लोकतंत्र में आई है और इसी वजह से वो 104वें स्थान पर फिसलते फिसलते पहुंच गया है। और ये जो संस्थान है वीडेम, ये दुनिया भर की जो व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनको 4 खानों में बांटता है, 4 श्रेणियों में बांटता है। सबसे ऊपर होती है लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, LDI, मतलब जहां पर उदार लोकतंत्र है, ये उन देशों की कैटेगरी है। फिर दूसरी कैटेगरी है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, ये 2 तरह की डेमोक्रेसी का रूप है, फॉर्मेट है। और इसके बाद आता है क्लोज्ड ऑटोक्रेसी, यानी 4 तरह के मैंने बताए। एक लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, दूसरा लिबरल
माफ़ कीजिएगा, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तीसरा इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और चौथा क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। तो ये जो संस्थान है इसने 2018 में ही कह दिया था कि भारत अब लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स से बाहर हो गया, यानी वो फिसल कर नीचे आ गया है और अब वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में तब्दील हो गया है। मैं अभी आपके सामने आऊँगा कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है क्या, इसमें गिरने का क्या मतलब है। और जो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जो तीसरे नंबर पर है, भारतीय लोकतंत्र फिसलते फिसलते इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। ये मोटे तौर पर इसका निष्कर्ष था। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार वो कौन से पैमाने हैं जिनके आधार पर ये तय करता है कि कौन सा किस देश का लोकतंत्र कहाँ पहुँचा है, क्यों उसमें गिरावट आई है। तो ये इसके मापने के कई तरीके हैं। दुनिया भर में वो गुणवत्ता जो लोकतंत्र की होती है उसकी टेस्ट करता है। ये विश्व प्रसिद्ध थिंक टैंक है, वीडेम, स्वीडन का है, स्वीडन से ये संचालित होता है और इस तरह से वो बताता है कि जो किन वजहों से ये गिरावट आ रही है। तो इसके कई पैरामीटर्स हैं, उनमें से मैं कुछ पैरामीटर्स की बात करूंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की जो बात की जा रही कि आज हमारे यहाँ लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ चुनाव तो हो रहे हैं, केवल एक स्तर पर डेमोक्रेसी के चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा जो डेमोक्रेसी के बाकी रूप होते हैं, मूल्य होते हैं, उनमें वो धीरे धीरे पतन की तरफ नीचे जा रहा है। ये इसका मतलब है। और जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, व्यापक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये इसका एक मुख्य रूप है, मुख्य इसका अंग है। और इसलिए अगर कोई लोकतंत्र लिबरल डेमोक्रेसी से गिरकर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में आता है तो वहाँ क्या क्या होता है। लोकतंत्र की जो गहरी नींव होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसका हिस्सा होते हैं जीवंत नागरिक समाज, यानी सिविल सोसाइटी का जो ताकत होती है वो बहुत कम हो जाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रह जाती है, प्रेस की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है, राजनीतिक बहुलतावाद यानी पॉलिटिकल प्लूरिटी ये जो है वो खत्म होने लगती है, कमज़ोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है। इसीलिए भारत के लोकतंत्र को अब प्रतीकात्मक लोकतंत्र कहा जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर नियमित चुनाव तो होते हैं, लेकिन बाकी जो लोकतांत्रिक प्रथाएं हैं जिनकी वजह से लोकतंत्र मजबूत होता है और जिससे उसका वास्तविक अर्थ निकलता है वो खत्म हो जाता है। हालांकि अभी ये भी गौर करने की बात है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में कम से कम इलेक्शन होते हैं अच्छे से, ये माना जाता है, जबकि हमारे यहाँ इलेक्शन भी अब संदिग्ध हो गए हैं। इलेक्शन में भी धांधलियाँ हो रही, बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हो रही हैं और उनकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। आज ही राहुल गांधी ने फिर सवाल उठाया। आज ही उत्तर प्रदेश की कुछ मतदाता सूचियां प्रकाशित हुई हैं जिसमें एक घर में 43 कैंडिडेट वोटर पाए गए हैं और एक ही उम्र के कई हैं, बच्चे हैं। मतलब आप कमाल की वो लिस्ट अगर आपको देखने को मिले तो ज़रूर देखिए, मैं फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सब वहाँ पर हो रहा है। और अब मैं एक एक चीज़ के आता हूँ कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया खोखली होती जाती है तो वो उदार लोकतंत्र के बजाय चुनाव लोकतंत्र में पहुंच जाती है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो इंडिकेशन है जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, वो पहला है कि जो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, उसकी भूमिका सीमित हो जाती है और इसमें शक्ति का केंद्रीकरण होने लगता है। यानी जो डिसेंट्रलाइज होने चाहिए, विकेंद्रीकृत हमारी जो कार्यपालिका होनी चाहिए, उसकी शक्ति
कुछ व्यक्तियों या एक व्यक्ति के हाथ में चली जाती है, और कुछ या यूं कह लें कि कुछ एक गुट के हाथ में चली जाती है। और ये जो शक्ति का पृथक्करण है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसकी वजह से संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका ये तीनों अलग अलग होते हैं, वो भी उससे प्रभावित होने लगती है। यानी अगर कार्यपालिका में अधिकार ज़्यादा केंद्रित होने लगे, जैसे वर्तमान में हो रहा है कि मोदी जी उनका पीएमओ सब कुछ अपने हाथ में लेके बैठा है, सारी शक्तियां उसी के पास है, सारे फैसले वही कर रहे हैं, सारे मंत्रालय उन्हीं के निर्देशों पर काम कर रहे हैं, मंत्रालयों की अपनी कोई स्वयं की सत्ता नहीं है, वो निर्णय नहीं ले सकते हैं, सारा कुछ मोदी जी तय करेंगे कि क्या होगा। तो ये होता है। और जब इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि संसद और न्यायपालिका की भूमिका कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि ये जो पावर का सेंट्रलाइजेशन है वो दूसरे जो अंग हैं लोकतंत्र के, उनकी शक्तियों का भी हरण कर लेता है, उनकी शक्तियों को भी चूस लेता है, और वो संस्थाएं उस तरह से काम करने में कामयाब नहीं हो पाती हैं। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका, और इसका एक और पक्ष ये है कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, ताकि जो संस्थागत चेक एंड बैलेंस होते हैं, एक बड़ा गुण है किसी भी लोकतंत्र का कि उसमें चेक एंड बैलेंसेस होना चाहिए, उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सरकार की जो भी सत्ता में है वो लोकतंत्र में आवश्यक माना जाता है, और वो तभी संभव है जब विपक्ष मजबूत हो, न्यायपालिका अपने ढंग से काम कर सके स्वतंत्र रूप से, तब जवाबदेही तय होती है। और इस वर्तमान सत्ता में ये सारी चीज़ें जो हैं कमज़ोर पड़ रही हैं, और जो कार्यपालिका है वो पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होती जा रही है। सरकार की न्यायिक समीक्षा न हो, इसकी कोशिशें की जा रही हैं, विपक्ष की आवाज़ों को दबा दिया जाए, ये चल रहा है, और इससे सारे लोकतंत्र के जो मानदंड हैं वो नीचे चले जा रहे हैं। इसका एक और बड़ा इंडिकेटर है, संकेतक है, जिससे आप समझ सकते हैं कि चुनावी लोकतंत्र में लोक लुभावनवाद चलता है। यानी लोगों को सोचने विचारने की जगह मत दो, उनको लुभाओ तरह तरह के हथकंडों से, और उससे चुनाव जीतो और सत्ता में आओ। हम देख रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों में ख़ास तौर पर हर चुनाव में सांप्रदायिक भावनाएं उभारी जाती हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, मंदिर बन जाएगा, आपका ये कर देंगे, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनको डराना, और उनको डराकर एक धर्म के लोगों को खुश करना, ये एक और लोक लुभावनवाद है। लोक लुभावनवाद में और भी चीज़ें आती हैं, जिसमें सत्ता के ज़रिए बांटी जाने वाली रेवड़ियाँ हैं, वो हैं, जैसे 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त दिया जा रहा है, ये एक तरह से उनको डिपेंडेंट बना दिया जाता है, और वो उनके बल पर चुनाव जीता जाता है। तो इस तरह की प्रवृत्तियाँ जब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी आ जाती है तो उसमें बढ़ती है। तो ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ये जो तमाम लक्षण हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसमें न्यायपालिका कमज़ोर हो गई, जिसमें विपक्ष की भूमिका कमज़ोर हो गई, जिसमें कार्यपालिका हर तरफ हावी हो गई, जिसमें चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन राजनीति की जाती है, सांप्रदायिकता होती है, जातिवाद होता है, और दूसरे तरह के छल होते हैं, और किसी एक व्यक्ति का महिमा मंडन होता है। तो जब एक व्यक्ति का महिमा मंडन होता है तो उसे एक तरह की तानाशाही पैदा होती है, तो एक तरह का निरंकुशवाद पैदा होता है, और वो हम देख रहे हैं कि उसमें मीडिया की भी भूमिका होती है, न्यायपालिका की भी भूमिका होती है, और इस तरह से इनको कमज़ोर भी करता है। ये दो दुधारी तलवार है कि इसमें एक तरफ तो
व्यक्ति और उस तरह की छवि निर्मित की जाती है। लोक लुभावनवाद के जरिए चुनाव जीते जाते हैं, उसमें मीडिया सहयोग करता है, कहीं न्यायपालिका भी सहयोग करती है। लेकिन इस प्रक्रिया में मीडिया भी कमज़ोर होता जाता है, न्यायपालिका भी कमज़ोर होती जाती है और नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी जैसी संस्थाओं की वैधता भी समाप्त कर दी जाती है। बार बार ये कहा जाता है कि आंदोलनजीवी हैं, फलाना है, ढिकाना है, उस तरह से उनकी वैधता को ख़त्म किया जाता है। और एक जो बहुलतावादी लोकतंत्र होता है जिसमें एक विकेंद्रीकरण होता है, सत्ताएं अलग अलग लोगों के पास होती हैं, संस्थाओं के पास होती है, जनता के पास होती है, सिविल सोसाइटी के पास, मीडिया के पास होती है, वो एक तरफ जाकर केंद्रीकृत हो जाती है। जैसे हम इस हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि मोदी और मोदी सरकार के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं और इन्हीं की वजह से जो अगला असर पड़ता है वो नागरिक स्वतंत्रताओं पर पड़ता है। नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों पर असर पड़ता है, दोनों पर अंकुश लगता है। ये वीडेम की रिपोर्ट भी बताती है कि किस तरह से विपक्षी दलों का उत्पीड़न हो रहा है, उनको धमकियां दी जाती हैं, डराया धमकाया जाता है, जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगाया जाता है। और अगर विपक्षी दल या नेता सत्तारूढ़ दल या उनके नेता से के खिलाफ असहमति जाहिर करते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो उनको दबाने की हर संभव कोशिश की जाती है। नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए कानूनी ढांचा हमारे यहाँ है, लेकिन इन कानूनों का कार्यान्वयन उन पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है जिसमें ऑटोक्रेटाइजेशन बढ़ रहा है, यानी निरंकुशता बढ़ रही है, तानाशाही प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, वो उन नागरिक स्वतंत्रताओं का हरण कर रही हैं, उनको कुचल रही हैं। नागरिक स्वतंत्रताओं में मानवाधिकार भी आते हैं। किसी को भी उठा के जेल में डाल देना, उनकी जमानत ना होने देना, उनको बार बार तरह तरह से परेशान करना, जेल में बंद रखना, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और इस तरह का माहौल बना देना जिसमें लोग खुलकर बात भी ना कर सकें, जिसे सेल्फ सेंसरशिप कहते हैं, उस तरह की स्थितियां बना देना। और ये हम देख रहे हैं कि मीडिया में भी सेल्फ सेंसरशिप हो गई है और आम आदमी भी घबराता है और विपक्षी दल भी इससे घबराते हैं। ये जो एक ख़ास तरह की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से चुनकर आने वाले शासक होते हैं, वो एक तरह से आतंक का, भय का माहौल बनाते हैं। उनमें अक्सर संप्रदायवाद होता है और एक ऐसा वातावरण लोगों के बीच में बना दिया जाता है जिसमें लोकतांत्रिक मानदंडों को सत्ता के केंद्रीकरण के पक्ष में नकारा जाता है कि सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा तो अच्छा है, लोकतंत्र भाड़ में जाए। और जो सवाल लोकतंत्र का करेगा उसका जो है विरोध होगा। राजनीति के अपराधीकरण के कारण आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं को इम्प्यूनिटी का मिलती है, वो और अपने बचाव उनको सत्ता संस्थान के द्वारा मिलता है और वहाँ भी गिरावट होती है। जैसे बहुत सारे सत्तारूढ़ दल के नेता हैं जो कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी भी तरह की हिंसा और नफरत की बात करते रहते हैं, लेकिन उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो ये जो एक पूरी स्थिति बनी है ये बड़ी ख़तरनाक है। और अंत में जैसा मैंने कहा था कि हमारे चुनाव अब निष्पक्ष नहीं रह गए हैं, पारदर्शी नहीं रह गए हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं रह नहीं गया है। एक दल के पास सारी सत्ता है, धन बल है, मीडिया बल है, चुनाव आयोग है, न्यायपालिका का भी इस्तेमाल वो कर लेता है और इस तरह से चूंकि चुनाव स्वस्थ नहीं हो रहे, निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारा लोकतंत्र भी निष्पक्ष नहीं रह गया है, स्वस्थ नहीं रह गया है। वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में तब्दील हो गया है और ये कभी भी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में तब्दील हो सकता है, उसके आसपास पहुंचता जा रहा है। ये खतरनाक है, एक तरह से लोकतंत्र के खात्मे का संकेत है। हमें सावधान हो जाना चाहिए इन तमाम प्रवृत्तियों के खिलाफ, तभी हम वापस अपने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ जा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।